हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके हाजिर हूँ। मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी किस बात की है कि आज हम अपनी 10वीं क्लास कर रहे हैं और 10वीं क्लास के साथ हम लोग आज अपने रामचंद्र तिवारी जो बुक है उससे हम पूरा निबंध साहित्य कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आलोचना की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। कल हमने इससे ऊपर तक पढ़ लिया था। अब हम नई प्रतिभाएं नया विश्वास पढ़ रहे थे। आज से 20-22 वर्ष पहले जिन निबंधकारों का परिचय नई प्रतिभाओं के रूप में दिया गया था, आज वे पुराने पड़ गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो नए रचनाकार जो हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र जन्म वर्ष 1924, हरिशंकर परसाई जन्म वर्ष 1924, श्रीलाल शुक्ल जन्म वर्ष 1925, नामवर सिंह 1926, विद्यानिवास मिश्र 1926, धर्मवीर भारती 1926, विवेकी राय 1924, शिव प्रसाद सिंह, केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा 1929, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, सुदर्शन मजीठिया, कुबेरनाथ राय 1935, कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र शाह, नरेंद्र कोहली, डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, गोपाल चतुर्वेदी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी और सुशील सिद्धार्थ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह जन्मजात ललित निबंधकार थे। उनका निबंध संग्रह पुराना घर नए लोग। तो ये किसका निबंध संग्रह है? पुराना घर नए लोग, ठाकुर प्रसाद सिंह। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक संस्मरणात्मक निबंध प्रकाशित हुए। अब उनके सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंध एवं कहानियों का संग्रह मोर पंख नाम से प्रकाशित हो गया है। तो उसमें क्या है? मोर पंख में निबंध भी हैं और कहानियां भी हैं। ठाकुर भाई की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। तो ये थोड़ा मुझे महत्वपूर्ण लगा कि पूछ सकता है कि किस ठाकुर भाई यानी कि ठाकुर प्रसाद सिंह जी की विशेषता है कि वे व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेते हैं। ये किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी जी का। इसके अलावा इसमें इतना कुछ महत्वपूर्ण लगा नहीं। आगे हैं हमारे रामदरस मिश्र। कवि, कथाकार, समीक्षक कई रूपों में विख्यात हैं। निबंध लेखन उनकी मुख्य रचना विधा नहीं है, किंतु समय समय पर वे ललित निबंध भी लिखते रहे हैं। उनके ललित निबंधों का अब तक 4 संग्रह कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। तो उनके 4 निबंध संग्रह हैं। कितने बजे हैं? बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। श्री मिश्र के संस्कार ठेठ गांव के हैं। तो कैसे हैं? ठेठ गांव के। गांव जहां जीवन का अक्षय राग स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन के मूल्यों से जुड़े रहकर मिश्र जी ने आज के मनुष्य को प्रभावित करने वाली बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया है। उनके दूसरे निबंध संग्रह बबूल ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है। तो बबूल किसका प्रतीक है? ठेठ ग्रामीण चेतना का। और कैक्टस किसका प्रतीक है? आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का। ये महत्वपूर्ण है कि बबूल किसका प्रतीक है? ठेठ ग्रामीण चेतना का। और कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। बबूल आज भी अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना को संजोए श्री मिश्र को आकर्षित करता है। घर परिवेश में कुल 20 निबंध संकलित है, छोटे छोटे सुख में 15। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है। पूछ भी सकता है कि बबूल किसका प्रतीक है और कैक्टस किसका प्रतीक है। तो बबूल ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। हरिशंकर परसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार एवं निबंध, ललित एवं विचारात्मक सभी गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। उनके रेखा चित्रों में निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। उनके जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों पर जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी में मिला है। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परस, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता था कि पाखंड का अध्यात्म होगा,
आवारा भीड़ के खतरे आदि लगभग 1.5 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी समस्त रचनाएं जो खोजी और संकलित की जा सकी हैं 6 खंडों में है। परसाई रचनावली कितने खंडों में है? हरिशंकर परसाई की रचनावली 6 खंडों में शीर्षक से प्रकाशित है। खंड 3-4 में उनके निबंध संकलित हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये जो आगे जो कथन है। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र ने बहुत ठीक कहा है, आप बेखटके परसाई के संपूर्ण लेखन को एक सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि आप बेखटके हरिशंकर परसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं, जहां जनसाधारण से लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, युद्ध शास्त्री, प्रेमी, प्रेमिकाएं, अवसरवादी, पदलोलुप राजनीतिज्ञ, साहूकार, पूंजीपति, राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, दिशाहीनता, शोषण के अमानवीय रूपांतर, अकाल, भुखमरी, बाढ़, युवा आक्रोश, जन आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक अनाचार और इन सबसे बेखबर मध्यम वर्गीय शालीनता से आक्रांत रचनाकार और कलाकारों के साथ धार्मिक शदम के भीतर जकड़े हुए पंडे, पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और अध्यात्मवादी सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि परसाई जी की रचनाओं को क्रम से सुनिश्चित किया जाएगा तो एक इस देश की जिंदगी का एक विश्वसनीय इतिहास आपको मिल जाएगा। किसका कथन है? श्याम सुंदर मिश्र जी का। ये भी याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास नहीं, श्याम सुंदर मिश्र। कथाकार के रूप में विख्यात श्रीलाल शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं। अंगद का पांव यहाँ से वहां तक, कुछ जमीन में कुछ हवा में, आओ बैठ ले कुछ देर, अगली शताब्दी की जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली आदि कई निबंध संग्रह हैं। तो बाकी गाइड्स में ये सारे निबंध मिलते हैं, लेकिन जहालत के 50 साल ये नहीं मिलता, तो आप लोग ये वहां पे नोट डाउन कर लेंगे। आदि कई निबंध संग्रह आपने निबंधों में आपने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुटकी लेने और चिकोटी काटने की शैली में व्यंग किया है। व्यंग का दायरा विस्तृत है। यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि रघुवीर सहाय जी का है। श्री लाल प्रेमचंद और अज्ञे के अधिक निकट पड़ते हैं, जो टूटे मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं, और बंकिम के तो बहुत ही निकट हैं, क्योंकि वह भी बार बार उसकी याद दिलाते हैं जो टूट चुका है पर टूटकर नष्ट हो जाने के योग्य नहीं है। तो ये किसका कथन है? रघुवीर सहाय जी का श्रीलाल शुक्ल के लिए। आप लोगों को ये कथन याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेट का सिलेबस है या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास राग दरबारी जरूर सभी जगह लगा हुआ है। तो आप लोग इस कथन को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कि किसने कहा है और क्या कहा है। नामवर सिंह प्रसिद्ध प्रगतिवादी समीक्षक हैं। आपके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद, तो बकलम खुद कैसे निबंधों का संग्रह? आत्मव्यंजक बहुत पहले प्रकाशित हुआ था। इसके बाद क्रमशः आपका आलोचक रूप उभरता गया और सहज रागमयी आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दबती गई। यूं तो आपके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार की निजता विद्यमान है, किंतु चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण तथा स्वपक्ष प्रतिपादन की वाद शैली की प्रधानता के कारण आत्मव्यंजना का वह आकर्षण समाप्त हो गया है जो बकलम खुद में था। इधर आपके समीक्षात्मक निबंधों का एक संग्रह वाद विवाद संवाद 1989 प्रकाशित हुआ। इसमें आपने समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना कर्म की बुनियादी चिंताओं पर अतिरिक्त बारीकी से विचार किया। ये विचार अवसरोद्भूत होने के कारण विभिन्न चिंतन ही हैं, इसलिए ये निबंध की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सके। ये अगला कथन महत्वपूर्ण है। स्वयं लेखक के शब्दों में वाद विवाद संवाद मेरे पिछले 25 वर्षों में लिखे हुए निबंधों का अंश मात्र है। विश्वास है शेष निबंध भी शीघ्र ही संकलित होकर प्रकाशित होंगे। अगले हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। उनके व्यक्तित्व में संस्कृत साहित्य की अभिजात रस चेतना, आधुनिक भावबोध एवं लोक जीवन के स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य है। अब तक इनके 4 दर्जन से अधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हो हैं।
सन 1953 में आपका पहला निबंध संग्रह चितवन की छां प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ उनका पहला निबंध संग्रह? 1953 में। कौन सा? चितवन की छां। इसकी भूमिका में विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं, ये नेट के पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रूंधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। तो ये यहाँ तक भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, नेट के एग्जाम में आ चुका है, तो किसी और एग्जाम में भी देखा जा सकता है। भारतीय भावधारा में स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा जो भारतीयता को दूषित प्रदूषित करती रही। मिश्र जी के निबंधों में इसी टकराहट की उपज है। हल्दी दूब, कदम की फूली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारे है, निज मुख मुकुर भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोके से अस्मिता के लिए संचारणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंत्र और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण सोहम, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईरे दिना, बूंद मिले सागर से, पीपल के बहाने शिरीष की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, तंत्र कला और आस्वाद, लोक और लोक का स्वर, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, रथ यात्रा, गांधी का करुण रस, जसोदा के नंदन, थोड़ी सी जगह दें, कितने मोर्चे साहित्यकार, साहित्य से सरोकार। तो विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों के आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद करने हैं। मैं पेड क्लास में इनकी ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से याद करना है, क्योंकि यूजीसी नेट या अन्य एग्जाम्स में विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को एक सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन जरूर से आता है। ये मिश्र जी का एक महत्वपूर्ण कथन है परंपरा के विषय में। मिश्र जी मानते हैं कि भारतीय समाज परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं। परंपरा को स्पष्ट करते हुए आपने कहा है, परंपरा का अर्थ है पर के भी जो परे हो, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठ हो, जो ना कभी भूत हो ना भविष्य, जो सतत वर्तमान हो, जो कभी सिद्ध हो, निरंतर साध्य हो। परंपरा इसीलिए साधना का पर्याय है। तो परंपरा को किसका पर्याय मानना है? साधना का। ये महत्वपूर्ण कथन है। इसलिए हमने राम और कृष्ण को इतिहास पुरुष नहीं माना, सनातन वीर पुरुष मानकर उनकी पूजा की। मिश्र जी आज के वस्तुवादी दृष्टि को वैज्ञानिकता की नकली दम की उपज मानते हैं। इस वस्तुवादी दृष्टि के कारण प्रकृति के प्रति हमारा आत्मीय भाव समाप्त होता जा रहा है। इसमें भेद दृष्टि बढ़ती जा रही है, हमारी संवेदना क्षीण होती जा रही है। आगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीयता की पहचान के प्राय सभी निबंधों में भारतीय संस्कृति के नए संदर्भ को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या में रत मिश्र जी का रसिक मन ठेठ गांव का है। इसी मन ने मिश्र जी को नकली जिंदगी जीने से बचाया है। इसी ने उनके रचनाओं को लालित्य प्रदान किया है। इसी के बल पर मिश्र जी व्यक्ति व्यंजक निबंधों की एक नई दुनिया रचने में सफल हुए हैं। अगले हैं हमारे लेखक जो है धर्मवीर भारती ने के 5 निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता प्रकाशित हैं। मानव मूल्य और साहित्य उनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। तो मानव मूल्य और साहित्य ये भी हम नोट कर लेंगे। ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक गद्य विधाओं में लिखी रचनाएं संकलित हैं। पंचशती में संकलित निबंध भारती के व्यापक अध्ययन, मौलिक विवेचन एवं विवेकपूर्ण साहित्यिक समझदारी के साक्षी हैं। इनमें भारती ने नवलेखन की समस्या और आधुनिकतावादी आंदोलनों पर तो विचार किया है, अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनरुत्थान भी किया है। कहनी अनकहनी के निबंध व्याख्यात्मक हैं।
वस्तुतः यह समय समय पर धर्मयुग के लिए लिखी गई टिप्पणियां हैं। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांवों की संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी हैं। किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा की डाल पर जुलूस रुका है, गवई गनगुलाब, गांव नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं, आस्था और चिंतन करके जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गन, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर 2012, आप आदि आपके सुपरिचित निबंध संग्रह हैं। शैली की दृष्टि से जुलूस रुका है रिपोर्टाज और गवई गुलाब रेखा चित्र के अधिक निकट है। आस्था और चिंतन के निबंध समीक्षात्मक हैं। विवेकी राय ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांव की सारी स्वस्थ परंपराओं के टूटने और सांस्कृतिक मूल्यों के विकृत होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से महसूस किया। वे गांवों के अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, इसलिए उनका मूल स्वर आशावादी है। जगत तपोवन सो कियो में उनका यह आशावाद जीवन की विजय का नैसर्गिक दस्तावेज बनकर उभरा है। अगले हमारे निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा के प्रख्यात ललित निबंधकार हैं। शिव प्रसाद सिंह जी के अलावा और ललित निबंधकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अभी ऊपर आए थे। शिखरों से सेतु पर कस्तूरी मृग के चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, खालिस मौज में, आदि आपके निबंध संग्रह हैं। शिव प्रसाद सिंह अध्ययनशील रचनाकार हैं। उन्होंने देश विदेश के साहित्य का अनुशीलन किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एचपीएससी कथन जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हरियाणा का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण, विद्वता, फक्कड़पन, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। तो पूछा गया था कि रामचंद्र तिवारी जी का कथन, यह कथन किसके विषय में है? तो आंसर था शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने अपने जीवन और अध्ययन के बल पर आधुनिक मनुष्य और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे चतुर्दिक से ली गई है जो पंक्ति, ये महत्वपूर्ण है। उनकी उनकी यानी कि शिव प्रसाद सिंह की दृष्टि में असली स्वाधीनता मनुष्यता की स्वाभाविक अस्तित्व मूलक विशेषता है। यह कभी विभाजित नहीं होती, कभी धर्म, राष्ट्र या संस्कृति आदि की मामूली सीमाओं से घेरी नहीं जा सकती। इस स्वाधीनता के सैलाब को मजहब या राष्ट्रीय एकता के नाम पर कुचला नहीं जा सकता, और इसलिए हर मनुष्य का यह स्वधर्म है कि मनुष्यता की वह इस अविभाज्य आत्मिक मांग का पूरा समर्थन दे। ये महत्वपूर्ण कथन है। शिव प्रसाद सिंह बात कहीं से उठाएं, निबंध का शीर्षक कुछ भी दे, अपनी रचना यात्रा चाहे जिस बिंदु से प्रारंभ करें, अंततः मानवीय मूल्यों की चिंता पर आ जाते हैं। चाहे वे खालिश मौज में हो, चाहे कुछ कहने या ना कहने सकने की असमंजसपूर्ण मनस्थिति में, उन्हें चिंता मानव मूल्यों के आदि स्रोत के अन्वेषण और पहचान की ही रहती है। अगले हैं हमारे केशव चंद्र वर्मा। इनके सिर्फ आपको निबंध संग्रह याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं? मुर्गा छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, वह लला का वक्तव्य, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। हास्य व्यंग लेखक होने पर वर्मा जी की चिंता का विषय जीवन मूल्यों का हास है। उन्हें ऐसा लगता है कि आज की तथाकथित आधुनिक सांस्कृतिक स्तर पर हमें खोखला कर रही है। वस्तुतः वर्मा जी का लेखन इसी सांस्कृतिक हास की चिंता से प्रेरित है। अगले हमारे निबंधकार हैं विष्णुकांत शास्त्री जी, जिनके 4 निबंध संग्रह हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक साहित्यिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष प्रकाशित हैं। शीर्षक देखकर पहले संग्रह को ललित निबंधों का संग्रह समझा जा सकता है, किंतु ऐसा है नहीं। मतलब ये जो पहला है कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ये शीर्षक से ललित निबंध लग सकता है, लेकिन ये ललित निबंध नहीं है। उपयुक्त तीनों ही संग्रह चिंतन परक और समीक्षात्मक हैं। शास्त्री जी साहित्य के गंभीर अध्येता और मर्मी समीक्षक हैं। उन्होंने अपने समीक्षात्मक निबंधों में कबीर से लेकर नवगीत तक की समीक्षा समान अधिकार से की है। शास्त्री जी का मूल्यांकन प्राय आग्रह मुक्त है। उन्होंने जो कुछ कहा पूरी तरह आत्मसात करके कहा, कहीं भी अधकचरापन नहीं है। विषय प्रतिपादन की उनकी शैली इतनी स्वच्छ और प्रांजल है कि वह सहज ही पाठक को प्रभावित कर लेती है। शास्त्री जी आस्तिक चेतना के मूल्यवादी समीक्षक हैं। आस्तिक चेतना के मूल्यवादी समीक्षक।
उन्हें चिंता इस बात की को लेकर है कि आज के रचनाकार ने पारंपरिक मूल्यों को तो नकार दिया है, किंतु आस्था के किसी नए केंद्र या जीवन मूल्यों के किसी नए स्रोत का आविष्कार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अंधेरे में टटोलने से नियति ही एकमात्र विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती। अगले हमारे निबंधकार हैं निर्मल वर्मा जी। पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि और भारत की आस्था विश्वास मूलक अंतचेतना से समृद्ध हिंदी के विरल विशिष्ट लेखक हैं। उन्होंने निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत, रेखा, रिपोर्टाज, डायरी आदि कई गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में उनके संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त हैं। शब्द और स्मृति, कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप की प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और प्रारंभ, अब तक प्रकाशित उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। अपने निबंधों में निर्मल ने सृजन के सौंदर्य और नैतिकता, सृजन प्रक्रिया और मूल्यांकन, लेखक और समाज व्यवस्था, कला, मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न, रचना की जरूरत, कला और सृजन, कलाकृति और आलोचना की मर्यादा आदि विषयों पर नितांत मौलिक ढंग से विचार किया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्री वर्मा जी, निर्मल वर्मा जी की दृष्टि में महात्मा गांधी का रास्ता यही था कि इसी रास्ते को आगे चलाकर युवा पीढ़ी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। यूरोप के अन्य, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। कुबेर नाथ राय, अगले हमारे निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय जी। भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रस धर्मा ललित निबंधकार के रूप में स्मरणीय है। तो रस धर्मा ललित निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय जी। ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अपने निबंध लेखन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया। आरंभ में आप माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखते थे, बाद में को धर्मवीर भारती से प्रोत्साहन प्राप्त कर ललित निबंध लिखने लगे। तो ललित निबंध लिखने के लिए कुबेरनाथ राय जी को किसने प्रोत्साहित किया? तो धर्मवीर भारती जी ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो दोनों मैंने मार्क किए हैं। अब तक आपके लगभग 2 दर्जन से निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1968 में प्रिया नीलकंठी नामक पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। तो 1968 प्रिया नीलकंठी। हिंदी जगत में इसका स्वागत हुआ। इसके बाद क्रमशः रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि, पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहदमास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति की आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा की है। उन्होंने भारतीय चिंतन धारा के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी एवं अस्तित्ववादी विचारों धाराओं का भी अध्ययन किया है। उनकी दृष्टि में मार्क्सवाद समाजवाद प्रबल और स्थायी होने के व्यवहार में अमलातांत्रिक समाजवाद बन जाता है। कुबेरनाथ राय देश के चिन्मय व्यक्तित्व के बाधाहीन मुक्त विकास के संभव बनाने वाले एक नए कर्मयोग की तलाश में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति के मंथन एवं आधुनिक चिंतन के सारभूत तत्वों के व्यावहारिक परीक्षण के संश्लेष से वे एक कर्मयोग के सूत्र को उपलब्ध करना चाहते हैं। हिंदी के नए साहित्य के संबंध में आपकी धारणा है कि सन 1960 के बाद का हिंदी साहित्य निरंतर संस्कारहीन, दुशील और दुर्मुख होता गया है। भाषिक और एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह छिन्न मूल है। ये कथन किसका है? कुबेरनाथ राय जी का। महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के क्रम में कुबेरनाथ राय ने लक्षित किया कि इसके विकास में आर्य और आर्येतर जातियों की मिली-जुली भूमिका रही है। आर्य संस्कृति के अनेक तत्व किरात निषाद संस्कृति के प्रभाव में विकसित हुए हैं। तो आर्य इसके जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके विकास में आर्य और आर्येतर जातियों की मिली-जुली भूमिका रही है। श्री राय आधुनिक सांस्कृतिक विकृतियों को देखते हुए भी निराश नहीं थे। वे अनुभव करते थे कि जब तक
भारत भूमि के प्रति हमारे मन में मातृभाव शेष है, तब तक घोर सांस्कृतिक अंधकार में भी चेतना का प्रकाश हमारे मनोजगत को आलोकित करता रहेगा, क्योंकि भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। तो भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। कुबेरनाथ नायक के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक एवं लालित्य विधायक तत्वों के साथ अनुशीलन चिंतन परक तत्व भी लक्षित होते हैं। निसंदेह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद के ललित निबंधकारों में आपने यानी कि कुबेरनाथ राय ने हिंदी पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। कृष्ण बिहारी मिश्र ठेठ ग्रामीण चेतना के कहा कैसे हैं? ठेठ ग्रामीण चेतना के अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। अब तक उनके बेहया के जंगल मकान उठ रहे हैं, समुद्री आंगन की तलाश आदि इनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व और विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य चेतना के कारण व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकारों में उनकी अलग पहचान बन गई है। मिश्र जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में आने वाले मानसिक बदलाव को देखकर उदास हैं। वे देख रहे हैं कि गांव के रास्ते बदल गए हैं, प्रत्येक दरवाजे के सामने नए नए घेराव उन्हें अपरिचित बना रहे हैं। लोगों में श्रम रुचि का अभाव हो गया है। गांव का जीवन आस्था विहीन और खोखला होता जा रहा है। मिश्र जी को नई पीढ़ी के लिए नए आंगन की तलाश है। वे उसे नई सृजन चेतना, नवीन उदात्त मनोभूमि का अवदान देना चाहते हैं, किंतु लोक गति को देखकर बार बार उदास और चिंतित हो जाते हैं। इसके बावजूद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भांति उन्हें भी यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोक संस्कृति की पाताल भेदी जड़ें कभी भी उछिन्न नहीं हो सकती। अगले हमारे निबंधकार है रमेश शाह। नई पीढ़ी के प्रतिभा संबंध निबंधकार हैं। रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू के पेड़, संबंध निरंतर पढ़ते पढ़ते स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और काल गति, अगुन सगुन बीच। तो ये जो है ये आखिरी जो निबंध संग्रह है अगुन सगुन बीच, ये गाइडों में नहीं लिखा तो आप वहां पे लिख लेंगे। निबंधों के संबंध में आपकी मान्यता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति के से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति जबरदस्त आसक्ति और कौतूहल पैदा करे। तो निबंध की क्या परिभाषा दी है रमेश चंद्र शाह जी ने कि निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति जबरदस्त आसक्ति और कौतूहल पैदा करें। इसी मान्यता के आधार पर ललित निबंध को आत्मनिबंध कहना उचित समझते हैं। तो ललित निबंध को आत्मनिबंध कौन कहता है? तो रमेश चंद्र शाह जी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आपके निबंध सचमुच आत्मनिबंध है, उनमें आपका स्व ही उभर कर सामने आया है। एक आदर्श निबंध के लिए, ये भी अगला महत्वपूर्ण कथन है, रमेश चंद्र शाह जी का ही है। एक आदर्श निबंध के लिए भावना काफी नहीं, व्यंग काफी नहीं, अतीत स्मरण काफी नहीं, सांस्कृतिक रागबंध काफी नहीं, इन सब के लिए जगह है, पर आत्मनिबंध मनोरंजन की विधा नहीं, वह आत्म साक्षात्कार की विधा है। तो आत्मनिबंध मनोरंजन की विधा नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार की विधा है। निश्चय ही निबंध विधा के क्षेत्र में रमेश चंद्र शाह ने संभावना का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। श्री शाह की विचार भूमि विस्तृत है। ये जो दोनों कथन है आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और ललित निबंध को क्या कहा है रमेश चंद्र शाह जी ने? आत्मनिबंध। और आत्मनिबंध कैसा माना है उन्होंने? मनोरंजन की विधा नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार की विधा है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, गोपाल चतुर्वेदी आदि नई पीढ़ी के चर्चित व्यंगकार हैं। तो ये सारे कैसे हैं? व्यंगकार। रविन्द्रनाथ त्यागी के व्यंग रचनाओं की संख्या सबसे अधिक है। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की वापसी, कृष्ण वाहन की कथा, देवदार के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पद यात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष कन्या, ये शिवानी की भी रचना है, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का शब्द, शुक्ल पक्ष चंपाकली, ये भी शिवानी की, इसी नाम से शिवानी की भी रचना है, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश,
कबूतर, कौए और तोते, एक चिरंतन कथा, यक्ष प्रश्न आदि आपके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देख के चलिएगा। रविन्द्रनाथ त्यागी का अनुभव और अध्ययन विस्तृत है। आपने निबंध संग्रह लाल पीले फूल में के एक निबंध दिवाली फिर आ गई का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं, देश में जो अंधकार फैला है वह अमावस्या के अंधकार से कहीं ज्यादा ठोस सूची भेद तमो भी है। देश के आधे नेता मंत्री और उनमें से आधे मंत्री भ्रष्ट हैं। एक प्रदेश के एक मंत्री हत्यारा होने के संदेह में मंत्रिमंडल से कल निकाले गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने महल खड़े कर लिए हैं जिसमें हर रात दिवाली मनाई जाती है। अफसरों की हालत कुत्तों से बदतर हो गई है। मुख्यमंत्री के कहने पर गलत काम करने पड़ते हैं और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। सब कुछ विधान के अनुसार हो रहा है, हालांकि वह या तो अपराध है या पाप है। हम सब भ्रष्ट हैं। विदेशियों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि विदेशियों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है। ये किसका कथन है और किस निबंध संग्रह से है? लाल पीले फूल गए, दिवाली फिर आ गई, और ये रविन्द्रनाथ त्यागी जी का। और इस भयावह स्थिति में साहित्यकार की जो नियति है वह यह है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, उन्हीं का मजमू, उन्हीं का कागज, कलम उन्हीं की, दवात उनकी। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ यथार्थ का दबाव इतना गहरा है कि व्यंग की वक्रता लगभग समाप्त हो गई है। सब कुछ विधान के अनुसार हो रहा है। यह वाक्य निकाल दिया जाए तो पूरे कथन का व्यंग गर्भत्व समाप्त हो जाएगा। जाहिर है कि श्री त्यागी में तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति चाहे ना हो, वास्तविकता को सामने रखने का साहस अवश्य है। ये आप लोग ये कथन और इनकी जो निबंध संग्रह है उनको अच्छे से याद रखेंगे। शरद जोशी हमारे अगले निबंधकार हैं। शरद जोशी। यथासंभव जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन की भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलिस्म दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कभी, घाव करे गंभीर, वोट ले दरिया में डाल, आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। अगर आपने हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं को पढ़ा होगा तो शरद जोशी की रचनाओं को जरूर पढ़ना, बहुत ही मजेदार है पढ़ने में। मौजूदा राजनीति और उससे पोषित अफसरशाही के कारनामों में चलते आज जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार का माहौल बना है, उसने व्यंग्यकारों के लिए अच्छी खासी जमीन तैयार की है। शरद जोशी प्रतिभा संपन्न व्यंग्यकार हैं। वे साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विसंगति को चुनते हैं, उन पर चोट भी करते हैं, किंतु परसाई की भांति खतरा नहीं उठाते। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी का। वे यानी कि शरद जोशी साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विसंगति को चुनते तो है और उन पर चोट भी करते, लेकिन परसाई जी के भांति खतरा नहीं उठाते। श्याम सुंदर घोष के शब्दों में ये कथन महत्वपूर्ण है। शरद जोशी का व्यंग लेखन सुविधा परस या मौका परस व्यंग लेखन है। उनमें परसाई की तरह दृष्टि नहीं है, इसलिए क्षमता होने के बावजूद वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। सुदर्शन मजीठिया और नरेंद्र कोहली ने भी व्यंग रचना के क्षेत्र में विश्वास के साथ प्रवेश किया। सुदर्शन मजीठिया के इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर आदि कृतियां प्रकाशित हैं। इसी परंपरा में नरेंद्र कोहली के व्यंग एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां, परेशानियां, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित, आत्मरक्षा का अधिकार आदि को रखा जा सकता है। दोनों ही व्यंग लेखकों के सामने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत है। दोनों ही अनुभव करते हैं कि आज का पूरा जीवन विकृतियों और विडंबनाओं से भरा है, किंतु सुदर्शन मजीठिया में तल्खी कुछ अधिक ही है। वे व्यंग को जीवन का ढंग मानते हैं। तो कौन व्यंग को अपना जीवन का ढंग मानता है? सुदर्शन मजीठिया। व्यंग लेखन के क्षेत्र में श्री गोपाल चतुर्वेदी ने बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया। अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पड़ी पड़ी, दांत में फंसी कुर्सी, ये महत्वपूर्ण है। गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठी के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर का जुगाड़ू, कुर्सीपुर का कबीर, आदमी और गिद्ध, खड़ी खोटी, दूध का धुला लोकतंत्र, निर्लज समय के आसपास, सत्तापुर के नकटे,
पत्थर फेंको सुखी रहो आदि आपके निबंध संग्रह पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित हुए हैं। आप आज की जीवन पद्धति को गटर संस्कृति मानते हैं, तो आज की जीवन पद्धति को कौन गटर संस्कृति मानता है? गोपाल चतुर्वेदी। आज गंगा नदी ही नहीं, हमारी मानसी गंगा भी प्रदूषित है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो प्रदूषित ना हो। आज की विशेषता यह है कि आप स्वयं अपने को व्यंग का लक्ष्य बनाते हैं। आपकी लेखन शैली में एक प्रकार की निजता है। आप कथा के माध्यम से व्यंग करते हैं, इसलिए आपके व्यंग में लेखों में पाठकों को एक प्रकार का कथा रस भी मिलता है। आप लोगों को मुझे पता नहीं, पर जब भी मैं ऐसी रचनाएं पढ़ती हूँ और जिनका नाम बहुत ही अच्छा सा लगता है मुझे, जैसे दांत में फंसी कुर्सी, नाम पढ़ के ही मतलब रचना पढ़ने का मन कर जाता है कि बहुत ही व्यंग्यात्मक रचना होगी, और मैं इसी वजह से इन पुस्तकों को पढ़ भी लेती हूँ। व्यंग्यात्मक निबंध लेखों में इस परंपरा में ज्ञान चतुर्वेदी जी ने भी अच्छा लिखा है। 9 निबंध संग्रह दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, बिसात बिछी है, खामोश नंगे हमाम में, जो घर फूके, अलग, प्रत्यंचा, 12 खड़ी, रंदा प्रकाशित हो चुके हैं। उनके निबंधों का मुख्य सरोकार वर्तमान जीवन की विसंगतियां हैं। व्यंग चुटीले हैं, पढ़कर होठों की मुस्कुराहट तैर जाती है, किंतु हृदय वेदना विगलित हो जाता है। हरीश नवल ने अब तक 8 निबंध संग्रह बागपत के खरबूजे, माफिया जिंदाबाद, दिल्ली चढ़ी पहाड़, पीली छत का काला निशान, दीनानाथ के हाथ, बाया पेरिस आया, गांधीवाद, निराला की गली में, ये महत्वपूर्ण रचना है, निराला की गली में, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय प्रकाशित हैं। प्रेम जन्मे, ये भी महत्वपूर्ण है इनका भी। राजधानी में गंवार, कौन कुटिल खलकामी, जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि मैं झूठ बोलता था, लीला चालू आहे, भ्रष्टाचार के सैनिक आदि व्यंग संग्रह हैं। अगले हैं हमारे निबंधकार सुशील सिद्धार्थ कि अब तक 5 निबंध संग्रह नारद की चिंता, मालिश महापुराण, हाशिए का राग लंतरानी और आकेट प्रकाशित हैं। व्यंग रचनाकारों से अलग हिंदी निबंध रचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में नई प्रतिभाएं सामने आई हैं। इनमें डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर रामवर शास्त्री, डॉक्टर दरवेश सिंह, श्याम सुंदर दुबे, माता प्रसाद त्रिपाठी, महेंद्रनाथ पांडे, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, श्री राम परिहार, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर उमेश प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के 3 निबंध संग्रह आम आदमी की लालटेन, चौरे का दिया और काल ज्योति का मुकुट प्रकाशित है। यों तो श्री प्रसाद एक प्रबुद्ध समीक्षक के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनके अंतस में आस्था और विश्वास का एक रम्य कोना भी है, जो अपने को आम आदमी से जुड़ा अनुभव करता है। उनके निबंध इसी जुड़ाव के वैचारिक अभिव्यक्ति के रूप को में देखे जा सकते हैं। चौरे का दिया में आस्था का यह प्रकाश बाहर के अंधेरे को दूर करने का संकल्प में व्यक्त हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है जितने इनके निबंध संग्रह के। विश्वनाथ प्रसाद सिंह के 3 निबंध संग्रह हैं, आम आदमी की लालटेन, चौरे का दिया और काल ज्योति का मुकुट। इसी प्रकार रामवर शास्त्री जी के 3 निबंध संग्रह डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझे श्याम तू कौन तू गोरी, काश के फूल इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अगले हैं हमारे डॉक्टर दरवेश सिंह के 2 निबंध संग्रह भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुखी प्रकाशित हैं। जो दरवेश अपने एकांत हृदय की भावना वृत्तियों के साथ ज्ञान सूर्य की उपासना में लीन हैं। श्री माता प्रसाद त्रिपाठी प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के विद्वान हैं। अब तक 2 निबंध संग्रह शब्द और धरती, रंग और राग। माता प्रसाद त्रिपाठी के 2 निबंध संग्रह हैं शब्द और धरती, रंग और राग। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे मैं और मेरी छाया लेकर अपने अच्छी लेखन की अच्छी शुरुआत की है। श्याम सुंदर दुबे के 4 निबंध संग्रह काल मृग्या, निषाद बांसुरी की टेक, कोई खिड़की इसी दीवार में, लोक आख्यान परंपरा का परिदृश्य प्रकाशित हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता प्रभास की सीपियां, बैठे हैं आस लिए परदेश के पेड़, अस्ताचल के सूर्य, तुम नहीं दिखे नागाधिराज, चिंगारी के विरासत आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। श्री उपाध्याय के निबंधों में युवा पीढ़ी की एक बेचैनी और छटपटाहट उभर कर सामने आई है, जो व्यक्ति और समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्षशील है। डॉक्टर उमेश प्रसाद उपाध्याय हमारे अगले निबंधकार हैं। डॉक्टर उमेश प्रसाद उपाध्याय अब तक 5 निबंध संग्रह, बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाइए, हवा कुछ कह रही है, नदी सूख नेरी सदी में,
भारत की नई राष्ट्रभाषा, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, रास्ते फिसल रहे हैं प्रकाशित हैं। श्री राम परिहार जी के इनके निबंध संग्रह महत्वपूर्ण हैं, आप अच्छे से याद करके चलेंगे। आज अलाव की अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पांखुरी पर, रसवंती बोलो तो, झड़ते फूल से हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, संस्कृत सलीला नर्मदा, भय के बीच भरोसा, परंपरा का पुनरुत्थान आदि इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगले हमारे निबंधकार हैं श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, जिनके ललित निबंधों का 2 संग्रह मिठुआ और पानी पर पटकथा, ये महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों में व्यक्त लोक रस राग पूर्ण संवेदना, आधुनिक जीवन की विद्रूपता के बरबक्ष एक प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। निबंध साहित्य का भविष्य, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है निबंध साहित्य का भविष्य। गुलाब राय जी का ये कथन ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यों की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। तो ये जो है नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो कथन है ये आप लोग अब नोट करेंगे, मुझे लगता है आगे आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह मैंने सिल पहुंचाई के प्रकाशीय में निबंध को एक मरा हुआ माध्यम कहा है। तो किसने निबंध को एक मरा हुआ माध्यम कहा है? विद्यानिवास मिश्र जी ने। किस निबंध संग्रह में? मैंने सिल पहुंचाई। तो ये दोनों ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ से ही लेख और निबंध के सैद्धांतिक भेद को ध्यान में नहीं रखा गया है। सरस्वती के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य पुरातत्व पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए निबंधों विचारों को लेख कहा है। ये महत्वपूर्ण है, क्या कहा है उन्होंने? लेख कहा है। सरस्वती के अन्य संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी ने सरस्वती की हीरक जयंती विशेषांक में 1900 से 1959 तक प्रकाशित सभी प्रकार के निबंधों को लेख खंड के अंतर्गत संग्रहित किया है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने अपने मध्यकालीन प्रेम साधना में संग्रहित निबंधों को निबंध, किंतु साहित्य पद में संग्रहित निबंधों को लेख कहा है। तो मध्यकालीन प्रेम साधना वाले संग्रहित निबंधों को निबंधी कहा है, लेकिन साहित्य पद वाले निबंधों को लेख कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लेख कहा है और श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने लेख खंड कहा है। हरदेव बहारी द्वारा संपादित बृहद अंग्रेजी हिंदी कोश में ऐसे के लिए हिंदी में निबंध, साहित्यिक रचना या लेख पर्याय दिए गए हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में इसे लैटिन के एक्सियर निश्चितता पूर्वक परीक्षण करना से निकले फ्रेंच के एसाई और अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय माना गया है। ये जो आप ये पूरा ये स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और ये आगे भी ये महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां की भूमिका में अपने विचारों के क्षणों में लिखे गए गद्य को निबंध कहा है। तो महादेवी जी ने निबंध कहा है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने निबंध नवनीत की भूमिका में इस गड़बड़ी से बचने के लिए निबंध शब्द को व्यवहारिक एवं मूल 2 अर्थों में प्रयोग किया है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने मूल अर्थ में निबंध को हृदय की वस्तु माना है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने निबंध को हृदय की वस्तु माना है। कठिनाई यह है कि अंग्रेजी के ऐसे जिसके समानार्थी रूप में हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग होता है का प्रयोग भी ऐसी गद्य रचनाओं के लिए हुआ जिनमें विचार, चिंतन, विश्लेषण और अध्ययन का प्राधान्य है। मैकाले और मैथ्यू अर्नोल्ड के निबंध मात्र हृदय की वस्तु नहीं है। हिंदी में यही स्थिति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की है। इनमें तो स्वयं लेखक ने ही बुद्धि की यात्रा की बात पहले कही है, हृदय को साथ लेने की बात बाद में। डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद में संग्रहित सभी समीक्षात्मक निबंधों को विचिन्न चिंतन भी ही माना है। अब इधर हिंदी में लेख शब्द का प्रयोग कम होने लगा है। सभी प्रकार की रचना चाहे तो हृदय प्रधान हो या बुद्धि प्रधान निबंध नाम से अभिहित की जाने लगी हैं। हृदय प्रधान निबंधों को अलग अलग करने के लिए कभी ललित निबंध, निर्बंध निबंध
आत्मव्यंजक निबंध कह दिया जाता है। श्री अज्ञे ने ऐसे निबंधों को व्यक्ति व्यंजक या व्यक्ति रंजित और रमेश चंद्र शाह ने व्यक्ति व्यंजक कहना अधिक उचित समझा है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार प्रधान निबंधों को परिबंध निबंध भी कहा जाता है। इस प्रकार निबंध शब्द एक व्यापक अर्थ लेने पर तो निराश होने का कारण ही नहीं है। सीमित अर्थ या मूल अर्थ ग्रहण करने पर भविष्य के प्रति आशंका का कोई कारण नहीं है। विजय शंकर मल्ल जी ठीक कहते हैं। आगे साहित्य में विषय वैविध्य ज्यो-ज्यों बढ़ता जाएगा, दोनों प्रकार के विषयनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, जिन्हें परिबंध निबंध और निर्बंध निबंध कह सकते हैं, निबंधों की सफलता आवश्यकता का अनुभव करने वाले पाठक और उन्हें लिखने वाले लेखक बढ़ते जाएंगे। ये किसका कथन है? विजय शंकर मल्ल जी का। हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो चलो दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी सीरीज, जिसके प्रश्न श्रृंखला है हमारी भाग 10। पहला क्वेश्चन है, आज बेखट के हरिशंकर परसाई के संपूर्ण लेखन को एक सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं। कथन किस आलोचक का है? ए श्याम सुंदर मिश्र, बी रामचंद्र तिवारी, सी श्रीलाल शुक्ल या डी बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा में का मैं स्नातक हूँ। विद्यानिवास मिश्र जी का यह कथन उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, हल्दी दूब या फिर तमाल के झरोके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चितवन की छां। क्वेश्चन नंबर 3 है, उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वता, भक्कड़पन, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के विषय में है? हमारे ऑप्शंस है ए केशव प्रसाद वर्मा, बी विष्णुकांत शास्त्री, सी शिव प्रसाद सिंह या डी विवेकी राय। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श निबंध के लिए भावना काफी नहीं है, व्यंग काफी नहीं है, अतीत स्मरण काफी नहीं है, सांस्कृतिक रागबंध काफी नहीं है। इन सब के लिए जगह है, पर आत्मनिबंध मनोरंजन की विधा नहीं, आत्म साक्षात्कार की विधा है। तो ललित निबंधों को आत्मनिबंध किसने कहा है और आत्मनिबंध को मनोरंजन की नहीं आत्म साक्षात्कार की विधा किसने माना है? ऑप्शन है ए कुबोनाथ राय, बी विवेकी राय, सी निर्मल वर्मा या डी रमेश चंद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र शाह। राजधानी में गंवार, कौन कुटिल खलकामी, जो जो बूढ़े श्याम रंग निबंध किसके हैं? ऑप्शन है ए प्रेम जन्मेजय, बी सुशील सिद्धार्थ, सी महेंद्रनाथ पांडे, डी रामवत शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम जन्मेजय। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात यही है कि आप हमारे HN अध्ययन के ऐप पर किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है SHAILY शैली 11 यानी कि शैली 11। तो आप इस कोड को यूज करके डिस्काउंट प्राप्त करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।